वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। पिछले वीक से हमने एक कड़ी शुरू की है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तभी हमने बताया था कि बिल्डर से लेके प्रोविजनल कमेटी तक कैसा सफ़र रहता है, कैसे हैंडओवर होता है और न्यू इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा होगा तो वो पहले पार्ट को ज़रूर देख लें, उससे ही कनेक्टेड है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि आपके सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर कौन से केस में अपॉइंट होता है और क्या वो बेनिफिशियरी है सोसाइटी के लिए, क्या उससे कुछ फ़ायदा होता है सोसाइटी का। तो ये आपको यहाँ पे पता चलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसका फ़ायदा उन लोगों को होगा जो नए सोसाइटी में रहने जा रहे हैं, जिन्होंने कभी हाउसिंग सोसाइटी में पहले नहीं रहे थे, उसके कायदे कानून अभी तक पता नहीं है, या फिर वैसे भी लोग जो अभी शायद प्रोविजनल कमेटी में है तो आगे जाके कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उनको पता चलेगा कि अगर उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया तो आगे जाके क्या होने वाला है। अगर ये परिणाम पता होगा ना तो लोगों की जो एक्शन है या काम करने का तरीका सुधर जाता है। तो इसके लिए ये थोड़ा अवेयरनेस है, ये कोई भी लीगल एडवाइस नहीं है या किसी को पिन पॉइंट करना नहीं है, तो सिर्फ लोगों को एक अवेयरनेस दिया जा रहा है। तो उसी तरीके से प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। जब भी आपकी सोसाइटी रजिस्टर होती है तो ये मैनेजिंग कमेटी को अपॉइंटमेंट हो जाता है और ऑटोमेटिकली चार्ज जो है वो आपके मैनेजिंग कमेटी के पास जाता है। मैनेजिंग कमेटी लीड करती है सोसाइटी के जनरल मेंबर्स को और उनको पावर मिल जाती है कि वो डे टू डे जो भी सोसाइटी के अफेयर्स है, मतलब डे टू डे जो भी काम है उसको वो मैनेज कर सके। इसके लिए एमसीएस एक्ट 1960 में उनको पावर मिली है और इवन बायलॉज में भी रिक्वायरमेंट्स बताई गई है, उसको उनको पूरा पालन करना होता है। लेकिन अगर कोई मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स या ऑफिस बेरर्स उसका मिसयूज़ करने लगे या फिर वो कमेटी में होके भी सोसाइटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोगों के कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट आ रहे हैं लेकिन उस पर कुछ भी काम नहीं होता है, ऐसा अगर मल्टीपल टाइम्स या फिर कई सालों से अगर दिखता है तो फिर सोसाइटी के जो मेंबर्स है वो रजिस्ट्रार को जाके कंप्लेन कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि कमेटी करप्टेड है या कुछ भी प्रॉब्लम्स है और कमेटी सुन नहीं रही है तो उस केस में वो रजिस्ट्रार को कंप्लेन कर सकते हैं। डेप्यूटी रजिस्ट्रार को एमसीएक्स एक्ट में पावर दी गई है कि वो सोसाइटी का, जैसे आप कुछ भी अगर क्रिमिनल केसेस रहेंगे तो आप पुलिस को जाके कंप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और उसके बाद वो आप उसका नतीजा निकलता है कि एग्जैक्टली क्या होगा। वैसा ही डेप्यूटी रजिस्ट्रार अपॉइंट किया गया होता है, हर एक हाउसिंग सोसाइटी के पेज एरिया वाइज होते हैं वो, और उनको पावर है कि अगर सोसाइटी या फिर मैनेजिंग कमेटी प्रॉपरली अगर अपना काम नहीं कर रही है, कहीं भी उनको लगता है कि करप्शन है या फिर बहुत सारे डिफ़ॉल्टर है, काम को ठीक से तरीके से नहीं कर रही है, रिकॉर्ड्स मैनेज नहीं कर रही है, कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट आ रहे हैं उसके ऊपर भी कुछ काम नहीं कर रही है, इलेक्शन कंडक्ट नहीं किए गए हैं, अगर ऐसे केसेस दिखते हैं तो इस केस में कमेटी को डिसॉल्व करवाना और एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करना, उसका डिसीजन ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार ले सकते हैं। आप बायलॉज का सेक्शन, बायलॉज का नहीं, एमसीएस एक्ट का 1960 जो है उसका 77A से लेके 89A तक रेफ़र कर सकते हैं। इसमें आपको लीगल तरीके में, मतलब लीगल लैंग्वेज में आपको ये सब लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे हम थोड़ा उसको सिंपल करके दे रहे हैं क्योंकि सबको वो लीगल लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अभी जब भी कोई सोसाइटी के मेंबर्स ऐसा कंप्लेंट करते हैं, मल्टीपल कंप्लेंट्स अगर जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि रजिस्ट्रार पहले इंस्पेक्शन करवाता है सोसाइटी के सारे रिकॉर्ड्स का। ये आता है सेक्शन 89A के तहत। इस केस में क्या होता है कि रजिस्ट्रार सोसाइटी को नोटिस के थ्रू ये बताता है कि आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाएगा और आपको सारे रिकॉर्ड्स रेडी रखनी है। आपको एक थोड़ा दिन दिया जाता है उस केस में। अगर इस इंस्पेक्शन में उसको कहीं भी लगा कि मैनेजिंग कमेटी प्रॉपरली रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रही है, कमेटी खुद डिफ़ॉल्टर है, या थर्ड अगर इलेक्शंस टाइम टू टाइम कंडक्ट नहीं हुए हैं, मतलब उनका टर्म 5 साल के बाद ख़त्म हुआ है लेकिन फिर भी कई सालों से ऑफिस बेरर्स वही है, विद इन द उनके कमेटी में ही कुछ चेंजेस कर लेते हैं, ऐसा अगर दिखेगा, या फिर चौथी केस में अगर उनका कोरम इनसफिशिएंट है,
मतलब आपकी अगर सोसाइटी लेस देन 50 है तो अभी अमेंडमेंट जो हुआ है उसके बेसिस पे 5 लोगों की भी कमेटी हो सकती है, लेकिन जो बायलॉज में बताए गए हैं उस तरीके से आपकी मैनेजिंग कमेटी फॉर्म नहीं हुई है, मतलब कम मेंबर है, कम क्वारम मतलब कम मेंबर है और कम मेंबर मिलके ही ये सोसाइटी चला रहे, ऐसा अगर उनको ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट में समझ में आया तो उस केस में वो 15 दिन का एक नोटिस पीरियड देता है सोसाइटी को, कि जिस केस में उनको सोसाइटी को ये सारा कंप्लाई करना रहता है। अगर वो कंप्लाई भी नहीं कर पाए तो उनको एक्शन प्लान देना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि आगे जाके कमेटी उसके ऊपर क्या करने वाली है। लेकिन अगर सोसाइटी ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और वैसा ही चलता रहा तो रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो कमेटी को डिसॉल्व कर सकता है और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को बिठा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर को ऑथोराइज ऑफिसर भी कहा जाता है नए अमेंडमेंट के तहत। तो उस केस में जब भी वो एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ पे भेजते हैं, वहाँ पे अपॉइंट करते हैं, तो सोसाइटी को नोटिस के थ्रू ही बताया जाता है कि उनकी जो भी रिम्यूनरेशन है, मतलब उनको कितना एज अ सैलरी हर महीने का कितना फिक्स अमाउंट दिया जाएगा, वो डे टू डे अफेयर्स वहाँ पे वो चलाने वाले हैं। तो सारी पावर्स उनके पास आ जाती है जब तक वो सोसाइटी के जो बाकी के मेंबर्स है, मतलब अभी की कमेटी तो डिसॉल्व हो चुकी है, तो नई कमेटी आने तक, नए इलेक्शन कंडक्ट होने तक ये एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे चार्ज ले लेते हैं। अभी सवाल ये बनता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया गया किसी भी सोसाइटी में तो क्या इससे सोसाइटी को कुछ फ़ायदा होता है? सच में मैनेजिंग कमेटी के बजाय एडमिनिस्ट्रेटर क्या एक गुड ऑप्शन है सोसाइटी के लिए? एग्जैक्टली क्या होता है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर आएगा तो क्या होगा सोसाइटी में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है कि एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट किया जाएगा उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा मतलब आप आपके ऑफिस बेरर को पैसा नहीं देते, वो लोग वॉलंटरी बेसिस पे काम करते हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटर वही काम का आपसे चार्जेस लेगा जो फिक्स किया हुआ रहेगा। सेकेंडली, ये एडमिनिस्ट्रेटर पहले तो 6 महीने के लिए अपॉइंट किया जाता है जब तक नए इलेक्शंस नहीं होते, लेकिन अगर लोग आगे आए ही नहीं, इलेक्शन करवाने के लिए किसी ने फॉर्म भरा ही नहीं, तो फिर ये पीरियड को एक्सटेंड हो सकता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है सोसाइटीज़ में, रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हुए, तो उस केस में हो सकता है कि ये पीरियड और भी ज़्यादा चले। थर्ड, ये डायरेक्टली रिपोर्टिंग करते हैं रजिस्ट्रार को, और जो भी डे टू डे अफेयर्स है या आपकी सोसाइटी के जितने भी काम है, अगर वो नहीं हो सका, मतलब अगर वो खुद नहीं आ सकते तो वो किसी को अपॉइंट कर लेते हैं, या सोसाइटी में से ही, मतलब 2 ऑप्शन रहते हैं रजिस्ट्रार के पास, आइदर वो सोसाइटी में से ही 3 लोग चुनते हैं जो कमेटी में नहीं थे, उनसे चलवाते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को बिठाते हैं, लेकिन ये सारा कंट्रोल जो है उनके पास चला जाता है। चौथा, कि आपके बैंक अकाउंट को मैनेज वो खुद ही करते हैं, और जितना भी आपका कुछ भी कैश एक्सपेंसेस है, मतलब जो भी आप करने वाले हो, एक्सपेंसेस हो, इनकम हो, सारा इन्हीं के थ्रू ही जाएगा। स्ट्रॉन्ग वर्ड में अगर बताया जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करना मतलब मैनेजिंग कमेटी और सोसाइटी के जनरल मेंबर अपने सोसाइटी के प्रति सीरियस है ही नहीं, उनको कुछ पड़ी ही नहीं है। ऐसा एटीट्यूड जिस सोसाइटी में रहता है ना, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर भी ज़्यादा दिखाई देते हैं। पहले ये बहुत कम दिखाई देता, लेकिन अभी के केसेस में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। इसका मतलब कि मैनेजिंग कमेटी भी काम की नहीं है और जनरल मेंबर को भी उसका कुछ पड़ा हुआ नहीं है। स्ट्रॉन्ग वर्ड में और अगर बता दूँ तो इसका मतलब ये भी हो गया कि हम कमाए, हम अपने काम में व्यस्त रहे, लेकिन अपना घर चलाने के लिए हम अपनी घर की नाव दूसरों के हाथ में दे देते। भाई हमसे नहीं होगा, हमारे पास टाइम नहीं है, आप क्या करो, ये पैसा भी ले लो और सब ले लो और आप ये सारे कंट्रोल्स ले लो, आप चलाओ, हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा करके आप सारे कंट्रोल, आपके सारे पावर दूसरों को दे देते हैं। लेकिन इतना भी ध्यान में रखिए, अगर आप आपके पावर दूसरे को दे दोगे तो आप तो कठपुतली बन जाएंगे। मतलब जैसा वो करेंगे वैसा ही आपको करना पड़ेगा, जैसा वो बोलेंगे वैसा ही करना पड़ेगा, आपकी कुछ भी मनमानी नहीं चलेगी। फ्रीडम पूरा ख़त्म हो जाता है सोसाइटी का। वैसे भी फ्रीडम नहीं रहता है अगर आप बायलॉज पे चलोगे तो, लेकिन आपका जितना, अगर मैनेजिंग कमेटी ही ठीक से काम करे तो वो जितना कंट्रोल उनका रहता है या फिर जनरल मेंबर को बोलने का वहाँ पे फ्रीडम रहता है, उतना फ्रीडम आप एडमिनिस्ट्रेटर के जगह पे नहीं कर सकते, बिकॉज सारा आप गवर्नमेंट के हाथ में दे देते हो, तो गवर्नमेंट का शासन वहाँ पे चलता है। एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि एक तो उनको डे टू डे अफेयर भी चलाना है और उनको नए इलेक्शन भी कंडक्ट करवाने। उस केस में अगर सोसाइटी के रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं है
तो उस केस में उनको रिकॉर्ड्स को पहले अपडेट करवाना होता है, लोगों को वहाँ पे प्रेरित करना होता है कि ताकि वो लोग आगे आए और इलेक्शन में वो लोग सहभाग करें और फिर उसमें से ही मैनेजिंग कमेटी फॉर्म हो जाए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सालों साल वो एडमिनिस्ट्रेटर आपके यहाँ पे बैठा रहेगा या ऑथोराइज ऑफिसर ही आपकी सोसाइटी चलाएगा या फिर रजिस्ट्रार ही देख लेगा, क्या करना है वही जाने, हमें क्या पड़ी है। थर्ड, अगर सोसाइटी में इलेक्शन के लिए कोई भी आगे नहीं आता है तो उस केस में रजिस्ट्रार ज़्यादा पीरियड एक्सटेंड भी नहीं कर सकता, कुछ सालों तक वो वेट भी कर सकता है। उस केस में हो सकता है कि सोसाइटी का डी रजिस्ट्रेशन भी हो जाए। डी रजिस्ट्रेशन मतलब आपका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देना। मतलब अगर सोसाइटी के लोग एक साथ आना ही नहीं चाहते तो रजिस्ट्रेशन और सोसाइटी बना के क्या मतलब है। उस केस में मतलब वर्स्ट केस में ऐसा भी डिसीजन हो सकता है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एकदम ही सिंपल है। ऐसा है कि अगर मैनेजिंग कमेटी को, देखिए वॉलेंट्री काम है, सबको समझ में आता है, तो अगर पॉसिबल नहीं है तो आप एजीएम में सारा डिस्कस करवा लें और आप किसी एजेंसी को अपॉइंट कर सकते हैं, सोसाइटी मैनेजर को, मतलब कॉम्पिटेंट पर्सन्स को आप अपॉइंट कर सकते हैं जो आपकी ये डे टू डे सारे काम्स को संभाले। आप अकाउंटेंट रखिए, आप मैनेजर रखिए, किसी एजेंसी को हायर कीजिए जो ये सारे आपके काम संभाल सके और आप उनको चार्जेस पे कर सके। एटलीस्ट कंट्रोल्स तो आपके पास रहते हैं। थर्ड, कि मैनेजिंग कमेटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर सकती है। मतलब जिसका जिस एरिया में ज़्यादा जानकारी है, या अगर उस केस में किसी को मतलब कोई घर पे है या कोई वर्क फ्रॉम होम है या कोई उसमें सीनियर सिटीज़न भी है, कोई अकाउंटेंट है, कोई सीए है या फिर और भी प्रोफेशनल्स है, तो वो लोग भी अपना सहयोग दे ताकि काम करने में बहुत ही आसानी हो। फोर्थ ये भी है, इनको जितने भी जनरल मेंबर है उनको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये सारा चैरिटी वर्क है, कोई भी इसको सैलरी नहीं देता है, ऑफिस बेरर्स को भी या मैनेजिंग कमेटी को भी, तो उनको सपोर्ट करना, उनको कोऑपरेट करना, ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उनको भी कुछ कायदे कानून को फॉलो करना है तो जनरल मेंबर को तो उससे ज़्यादा करने हैं, क्योंकि ये तो लीड कर रहे हैं, लेकिन बाकी का जो सहयोग है वो आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ना कि कोई डोमिनेटिंग ऑपरेशन है। तो हुकुमशाही तो है ही नहीं। अगर हमने एक्सेप्ट किया है कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनेंगे तो हमें कोऑपरेट भी करना ही पड़ेगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि इसमें हमने कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं या कोई ऐसा स्टेटमेंट यूज़ किया है तो आप प्लीज़ हमें क्षमा करें। हमने ऐसा कुछ भी दिल से ये नहीं किया है, लेकिन सिर्फ इतना ही कोशिश थी कि लोगों को ये पता चले कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन सी केस में सोसाइटी में आ सकता है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिएगा ताकि नए और भी वीडियोस आने वाले हैं। पार्ट 3 भी बनेगा इसका, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है सोसाइटी का किस्सा, तो पार्ट 3 भी आएगा तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।